Today our topic is basically our topic is Debye-Huckel theory, which is known as Debye-Huckel limiting law, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स या कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जिससे सबसे पहले आयन सोल्यूशन। आयन सोल्यूशन क्या होता है कि व्हेनेवर वी डिसॉल्व सम इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, आपको बेटर पता है कि वो डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। जब वो आयन में डिसोसिएट होता है देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसे नेगेटिव सराउंड कर लेती है, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव सराउंड कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास सोल्यूशन में होती हैं। यू कैन सी दैट आयन सोल्यूशन बिहेव आइडियली इवन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। आप एक चीज़ याद रखना, हम जब भी बात करेंगे सोल्यूशन आइडियल है तो उसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला है तो सोडियम और क्लोराइड अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है या डाइल्यूट सोल्यूशन है तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, ऑल्थो सोडियम के सराउंड में सारे काउंटर आयंस आएंगे और नेगेटिव क्लोरीन की सराउंडिंग में नेगेटिव पॉजिटिव आयंस आएंगे, लेकिन सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन के आपस में इंटरेक्शन नहीं होती। दिस इज विल बी द बेसिक रिस्पॉन्स थ्योरी है, रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास डीवा-हैकेल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में। तो उससे आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, आपके पास पॉइंट्स आते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे। दो टर्म्स हमारे पास हैं। एक आपके पास है एक्टिविटी। डीवा-हैकेल थ्योरी ने बेसिकली एक रिलेशन निकाला था बिटवीन द मीन एक्टिविटी एंड द आयनिक स्ट्रेंथ। लेकिन मीन एक्टिविटी को समझने से पहले हमें एक्टिविटी को देखना है। थोड़ा सा ब्रीफ से हम देखेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होती है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कंटेनर्स। ठीक है, उन टू कंटेनर्स के अंदर आपने जो यूज़ किया है वो है 1 kg सॉल्वेंट। रिमेंबर दैट हम मोस्ट प्रोबेबली जो है जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं वो यूज़ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी भी यूज़ हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी यूज़ हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम मोलैलिटी में बात करते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं उसको आपने डिजोल्व किसमें करना है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट लिया गया है। ठीक है, दो कंटेनर्स में वाटर ले लिया। अब देखें इसमें इसने कहा कि यू हैव 0.01 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और इसमें है 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब फ़ौरन से देखते सारा बोलोगे कि 0.01 वाला मोल्स जो है ये तो वेरी डिल्यूट है एज कम्पेयर टू 2 मोल्स, और 2 मोल्स एज कम्पेयर टू 0.01 स्ट्रॉन्ग है या कंसनट्रेटेड अमाउंट है। तो आपसे जब भी पूछे जाए व्हाट इज द कंसनट्रेशन, तो आप फ़ौरन बोलोगे कंसनट्रेशन इज इक्वल टू द 0.001 मोलर। ठीक है, और दूसरी कंसनट्रेशन आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू 2 मोल्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द दिस कंटेनर, तो आप फौरन बोलोगे 0.01 मोलर और दूसरे की 2 मोलर है। मोलर के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी हो सोल्यूशन की, क्योंकि देखो आप जब भी सेल्स यूज़ करते हो तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हो, एक्वस मीडिया या जो भी आपके पास सोल्यूशन है आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे भी आपको कहा गया कि अगर इस कंटेनर को हम बैटरी प्रोवाइड कर दें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो चार्जेस जो इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। नॉर्मली ऐसा है। फिर हम ये कहते हैं कि जितने चार्जेस आप डालोगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उतनी ही उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक पैरामीटर एक सजेस्ट किया, हमने सोचा हुआ था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ना चाहिए। कंसंट्रेशन बढ़ने से किसी की चीज़ की भी मटेरियल जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट करंट इंक्रीज़ करना चाहिए। बट यहाँ पे कहा गया कि फॉर एग्जांपल दीज आर द रैंडम वैल्यूज़ आई हैव चूजन। 0.01 मोलर सोल्यूशन की जो करंट था पास किया गया, जो यहाँ पे एम मीटर के थ्रू या वोल्ट मीटर या किसी की तरीके से मेजर किया गया, वो 0.1 एम्पियर था। अब वो कहते हैं अगर 0.01 कंसनट्रेशन पे मोलैरिटी पे अगर इतनी 0.1 वैल्यू थी तो आपके ख्याल में 2 मोलर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी। आप फ़ौरन से बोलोगे कंसनट्रेशन बढ़ी है तो मोलैलिटी जो बढ़ रही है उसकी वजह से करंट भी ज़्यादा होना चाहिए। हमारा यही होना चाहिए, तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि 2 मोलर सोल्यूशन का करंट 0.1 नहीं बल्कि 2 मोलर ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कंसनट्रेशन बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है। पर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कि 2 मोलर सोल्यूशन की जो करंट था ना वो था 0.1 एम्पियर। अब हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, हमारे सामने ऐसे उल्ट पैरामीटर क्यों आए कि कंसंट्रेशन बनने से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को तो इंक्रीज़ करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंट किया गया कि आपके पास बेसिकली चीज़ जितनी भी दी जाए, कंसंट्रेशन जितनी भी हो,
उसमें से वो अमाउंट जो ज़्यादा एक्टिव होगी, जो पार्टिसिपेट करेगी, उसको हम एक्टिवेट कहते हैं। यानी वो कंसंट्रेशन की वो अमाउंट जो ज़्यादा एक्टिव है, एफिशिएंट है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड, वो आपके पास एक्टिविटी कहलाती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट एक्टिविटी का बेसिकली आया था कि एक्टिविटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, एक्टिविटी चाहिए ही क्यों थी। ठीक, तो यहाँ से एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया। तो but actually it is not the same as we thought. Why it is so? Because the concept of come here. तो कंटेनर नंबर 2 में आपके पास कंसंट्रेशन चाहे ज़्यादा भी हो गई है, पर आपके पास उसकी एक्टिविटी जस्ट लाइक 0.1, यू कैन से दैट कंसंट्रेशन इसकी 2 मोलैरिटी है, बट इसकी एक्टिविटी उससे कम है और इट्स बिहेव लाइक 0.1 मोलर। यानी जितना 001 मोलर इसकी मोलैरिटी का करंट आ रहा था, उतना ही इसका करंट आ रहा है। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन की एक्टिविटी आपके पास क्या है, कम है। ठीक है, तो एक्टिविटी आपके पास कम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने 0.01 मोल लिया था और 2 मोलर सोल्यूशन लिया। ठीक है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन था, ये कंसंट्रेटेड था। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, दे आर जस्ट अप्रोचिंग टू द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिसकी एक प्रॉपर्टी है, एक तो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि उनमें जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन नहीं होती। तो आप देखो, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो सोडियम बेचारा कहाँ पड़ा हुआ होगा, क्लोरीन कहाँ पड़ा हुआ होगा, इनकी आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई इंटरेक्शन नहीं डेवलप हो रही होगी। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा, क्लोरीन नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं नज़र आ, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, वेरी वेरी लेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हम कह सकते हैं दीज आर द आइडियल सोल्यूशन। तो आप देखो, जितने भी आयंस आप लोगे वो सारे के सारे ही मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जैसे ही बैटरी आएगी, बैटरी सोर्स आपको लगा हुआ है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, तो फ़ौरन से क्या होगा, जैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास फार अवे फ्रॉम आइंस टू ईच अदर है, जब इनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत वीक है, नेग्लिजिबल है, तो जैसे ही करंट मिलेगा पॉजिटिव फ़ौरन से जंप करके जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जंप करके जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब आप जितनी चीज़ डालोगे वो सारी की सारी एक्टिविटी शो करेगी, वो सारी की सारी अमाउंट एफिशिएंट है। तो हम ये कहते थे जितनी अमाउंट हमने यूज़ की उतना ही हमें करंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तो हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन। अब दूसरे कंटेनर में हमारे पास था, मोलैलिटी चेंज हो गई थी, 2 मोलर सोल्यूशन था, ऐसी था ना, 2 मोलर। अब हमने सोचा कि 2 मोलर है तो इससे करंट भी हमें उतना ही मिलना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था क्योंकि सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो गया। कंसनट्रेटेड का मतलब है पहले सोल्यूशन में आपके पास जो आइंस पड़े हुए थे बड़े फार अवे फ्रॉम ईच अदर थे, लेकिन अब पॉजिटिव को नेगेटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बड़े करीब करीब पड़े हुए। तो जब ये बहुत करीब करीब है, देयर इज़ अ चांस कि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए। यानी हम उसे कह सकते हैं देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स अट्रैक्शन की डेवलप हो जाएगी तो देयर इज़ लेस चांस टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो आपस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो कर रहे हैं, बजाय इसके वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकें। तो उस टाइम इस वजह से 2 मोलर सोल्यूशन की एक्टिविटी कम हो जाती है। दैट इज़ वाई ऑल्दो इट हैज़ 2 मोलर कंसंट्रेशन, बट इट्स एफिशिएंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इन द सोल्यूशन इज़ नॉट सो एफिशिएंट। उनकी अपनी एफिशिएंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकें, दैट इज़ वाई इसकी एक्टिविटी ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आता है कि आपसे पूछा जा सकता है, हम एक्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो क्या होता है कि 2 मोलर सोल्यूशन की जो एक्टिविटी है वो 0.01 मोल है। इट्स जस्ट मैचिंग टूवर्ड्स दैट। कोई भी रैंडम मैंने नंबर ले लिया, अगर मैं बोलूँ 1 मोल की कितनी होगी, तो 1 मतलब 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.2 क्या है आपके पास, 0.01, इट इज़ बेसिकली द एक्टिविटी। C is the concentration which is taking in molality or mole fraction. तो gamma is the factor which is termed as activity coefficient, activity per mole, per molality ले रहते हैं, A/C। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं जितनी हमने अमाउंट डाली उतनी ही अगर एक्टिविटी शो कर दी उसने, फॉर एग्जांपल 0.01 मोल्स लिए थे, उतने ही एक्टिविटी सारे पार्टिकल्स ने शो की, तो इसका मतलब गैमा की वैल्यू क्या आती है, 1। अगर 1 आंसर नहीं आता गैमा का, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन आइडियल नहीं है, इट्स डेविएटिंग फ्रॉम दैट बिहेवियर। आइडियलिटी से डेविएट कर रहा है, वो पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है, नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। ठीक है, उन केस पे हम कहते थे आपकी कंसंट्रेशन या तो ज़्यादा है या कम है, लेकिन आपकी एक्टिविटी उसके बराबर नहीं आ रही। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन व्हेन यू आर डीलिंग विद आइडियल कंडीशन। अब वो कहता है, पहले तो हमने एक केस लिया
कि यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स थे। अगर भाई ये भी तो चांस हो सकता है, अगर हम देखते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले हमने कंसंट्रेशन 2 मोलर रखी तो हमने कहा था उसकी वैल्यू एज सच उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कहता है अगर हम और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से, बहुत हाई करने से आपके पास क्या हो जाता है, जो एक्टिविटी है वो जितनी उसे दिखानी चाहिए उससे भी ज़्यादा बन जाती है। वाई इज इट सो? कहते हैं अगर आप 4 मोल्स लेते हो जहाँ आप 2 मोल्स ले रहे थे, वहाँ की बजाय 4 मोल्स लेते हो, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो 1 kg है ना, वो तो पर केजी है। अब कर पर केजी में आपने 4 मोल्स वेट डाल दिए, आपके पास सोडियम क्लोराइड का जितना भी वेट आता है आपने 4 मोल्स डाल दिए हैं उसके। अब 4 मोल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो गया है, बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गई है, पार्टिकल्स को जगह ही नहीं मिल रही इधर उधर जाने की, बहुत ज़्यादा रश पड़ गया। अब आपको पता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो उस खास हद तक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को जब तक वो एक दूसरे को अप्रोच ना कर लें। तो जब आपके पास 2 मोलर कंसनट्रेशन थी तो पार्टिकल एक दूसरे की अप्रोचिंग में आ रहे थे, दे आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वो कहता है कि जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोल्स आप यूज़ कर लेते हो, तो देर इज़ अ चांस कि वहाँ पे अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन स्टार्ट हो जाए। यानी दो चार्जेस एक दूसरे की अट्रैक्टिव फील्ड में जब आ गए हैं, ठीक है, वो जब एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे, दे गोइंग टू बी रिपल्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल्शन की तरफ जाएंगे। जब वो रिपल्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फासला फिर से दूर होना शुरू हो जाएगा, जब फासला दूर होगा तो फ़ौरन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी एक्टिविटी अपनी अमाउंट जितनी डालेगी उससे 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम्स ज़्यादा आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन में अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन एक्टिव हो जाती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो ये आपके पास टर्म्स आती हैं। और अगर आपसे जनरली हम एक सपोज याद करने के लिए देखें तो गैमा की वैल्यू 1 का मतलब होता है आइडियल सोल्यूशन, यानी जितनी अमाउंट आप डालोगे उतने ही पार्टिकल्स एक्टिव होंगे, ये नहीं कि कोई कम ज़्यादा होगा। अगर गैमा की वैल्यू <1 है या अप्रोचेस टू ज़ीरो या उससे कम है तो हम वहाँ कहते हैं आपने जितनी अमाउंट डाली है ना, एक्टिविटी उससे कम आएगी। और उसका मकसद क्या होता है, अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर गैमा की वैल्यू मोर देन 1 है, 2 3 4 सो ऑन, तो उसमें हम कहते हैं जितना आपने कंपाउंड डाला है ना, सी यानी कम कंसनट्रेशन, एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा आती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव नेचर। तो ये बेसिकली एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक जनरल सा एक ग्राफ है याद करने के लिए। अगर 1 से वैल्यू हम सेट कर देते हैं तो जब आप देखो 1 से वैल्यू ड्रॉप करती हुई आती है, व्हाट हैपन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं। और अगर एक टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर लेते हैं, दे आर गोइंग टू बी रिपल्स टू ईच अदर, और वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है। यही डेफिनेशंस आपके पास बुक में लिखी हुई है, जिसको आपकी बुक में वर्ड जो यूज़ किया गया है वो एक्टिविटी के बजाय फुजिसिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है। बिकॉज फुजिसिटी इसलिए क्योंकि ये एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसमें एक्टिविटी से उसने कहा है इट इज़ द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस इन दैट स्टेट टू द फुजिसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट। उसमें रेशियो उसने ए इज इक्वल टू एफ ओवर एफ नोट से निकाली है। एफ मतलब जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो और वो सब्सटेंस जिसकी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन देखनी है, क्योंकि बिकॉज यू आर डीलिंग विद द सोल्यूशन, हम सोल्यूशन के डील कर रहे हैं, तो सोल्यूशन के लिए एक्टिविटी जो हमेशा है वो कंसंट्रेशन के साथ ली जा सकती है। तो आइडियल सोल्यूशन की ए इज इक्वल टू सी होती है, जितनी आप डालोगे उतना होगा। बट रियल सोल्यूशन यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन जो आइडियल से डेविएट कर जाते हैं, उसमें आपके पास क्या फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, गैमा। गैमा इज टर्म एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। इट कैन बी यूज एज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिसमें भी मेजर हो हम आराम से कर सकते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन में गैमा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और रियल सोल्यूशन में गैमा की वैल्यू <1 भी हो सकती है, greater than 1 भी हो सकती है। पर गैमा रिप्रेजेंट करता है आपको कितनी परसेंट या कितनी डेविएशन होगी, किस हिसाब से डेविएशन होगी, कितना ऊपर जाएंगे कितना नीचे आएंगे 1 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने इसमें से देख ली। अच्छा जी, उसके बाद आपका एक टॉपिक जो है, क्योंकि हमने डीप बाय हकल थ्योरी पढ़नी है तो उसमें हमने एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लिया। एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया गया क्योंकि आप देखो डी बाय हकल थ्योरी ने मीन एक्टिविटी का रिलेशन निकाला है आयनिक स्ट्रेंथ से। जब तक हमें इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द डी बाय हकल थ्योरी, हम उसे समझ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पास है मीन एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन का मतलब होता है सम अप ले रहे होते हैं हम दो चीज़ों का। तो मीन एक्टिविटी बिकॉज हम इसलिए लेते हैं, जब एक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो मीन एक्टिविटी क्या होती है कि आपको पता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशंस होते हैं, आपको कहा जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी निकालो, तो सबसे पहले आपके जहन में आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो मतलब होता है कि जी वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डालेंगे तो अपने आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होंगे, उनको जज करना बड़ा ईजी है।
लेकिन जब हम कहते हैं कि आपके पास कोई ना कोई स्पीशी ऐसी है जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अपने आयंस में डिसोसिएट होगी, और रेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, आपकी डिसोसिएशन उसमें है, लेकिन हम मोस्ट केस में हम स्ट्रॉन्ग को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग केस में हमारे पास क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट वेदर द सोल्यूशन इज कम्प्लीटली एक्टिव और नॉट। तो मीन एक्टिविटी आपके पास, बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए है, तो उसके लिए हम सपोज करके चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाए, फिर आपसे बुक से टैली करना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, जब वाटर में या एक्वस मीडियम में जाता है तो आपके पास सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है और क्लोरीन नेगेटिव बनता है। जस्ट टू लुक आफ्टर दैट, सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो +1 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है। जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो ये 1 सोडियम आयन एंड 1 Cl नेगेटिव आयन आ रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, नेवर से दैट क्लोरीन की वैलेंसी -2 है, ऑल टुगेदर -2 है, बट एक सिंगल क्लोरीन की माइनस है, 2 क्लोरीन एटम आपको यहाँ से मिलते हैं। फिर आगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 है, यानी उसकी वैलेंसी, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम और 1 फॉस्फेट आयन बनता है। अगर हम इनकी वैलेंसीज के बेस पे देखें तो ये टर्म बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कोफिशिएंट या डी बाई हैकल थ्योरी में इस्तेमाल की जाती है। इसके ऊपर क्या वैलेंसी है, 1, इसके ऊपर क्या है, 1, तो ये कौन सा चार्ज बनता है, यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट। ठीक है, ये कौन सा चार्ज बनता है आपके पास, 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, बाय यूनिवैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी वुड यूज दीज टर्म्स, यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये टर्म बार बार इस्तेमाल हो। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, अब एक हमने इतनी एग्जाम्पल ऊपर देख ली है, अब उसे अगर जनरलाइज फॉर्मूले में लेके आए, AX BY इज इक्वल टू, यानी एरो के बाद एक्स आपकी जो यहाँ पे बेस होती है वो कोफिशिएंट हम ले गए, ए पॉजिटिव यानी केटानिक स्पेशी प्लस वाई बी नेगेटिव, नेगेटिव स्पेशी इज द एनानिक स्पेशी। ठीक है, अब आपके पास एक्स ए पॉजिटिव क्या है, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ केटाइन, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ए प्लस, बी नेगेटिव इज द एक्टिविटी, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ए नेगेटिव से शो की जाती है। नाउ यू रिमेंबर दैट कि जो कोफिशिएंट होता है वो एक्टिविटी के पावर पे आ जाता है, तो इसके एक्सपोनेंट में चला गया ए प्लस एक्स और ए नेगेटिव वाई। हम एक्टिविटी का सम की बजाय हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं कि दोनों एक्टिविटी मिल के आपके पास टोटल एक्टिविटी बनाती हैं। आयनिक कंपाउंड लेते हैं स्पेशली, तो आयनिक कंपाउंड्स की एक्टिविटी को हम मीन आयनिक एक्टिविटी से लेते हैं, क्योंकि देर इज़ नो सोल्यूशन जो सिर्फ केटाइनिक सोल्यूशन हो, एनायनिक सोल्यूशन हो, काउंटर आयन के थ्रू बैलेंस हुआ हुआ होता है आपके पास। तो मीन आयनिक एक्टिविटी आपके पास आई। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, वो आपके पास क्या होता है, गैमा ए इज इक्वल टू एम, गैमा एम या गैमा सी। तो यहाँ पे जो सी है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी ले रहे हैं, तो सी की जगह एम आ गया है, तो ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन प्लेस इट इन द फॉर्मूला, इसमें ए प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, एम प्लस गैमा प्लस एक्स, गैमा नेगेटिव एम नेगेटिव गैमा नेगेटिव वाई। ठीक है, अब आपके पास मोलैलिटी कितनी है, एक आयंस की अमाउंट कितनी है, हम उसके लिए देखते हैं। अगर आपने पीएच के फॉर्म न्यूमेरिकल्स करते थे आप, तो आप देखते थे अगर ये 0.1 मोल है तो प्रोडक्ट में इसके भी 0.1 मोल बनते थे, इसके भी 0.1 मोल बनते हैं, यानी जितने मोल्स आप लेते हो उतने ही मोल्स आपके बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये एम मोल्स है तो इसके कितने मोल्स होंगे, ए पॉजिटिव के एक्स मोल्स, नेगेटिव के वाई मोल्स, तो एम प्लस की वैल्यू क्या आएगी, एक्स एम, एम माइनस की वैल्यू आएगी वाई एम। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी हमने एम पॉजिटिव की जगह पे और एम नेगेटिव की जगह पे पुट कर दिया। नाउ यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, एक्स की पावर एक्स, एम की पावर एक्स, गैमा कोफिशिएंट जो केटाइनिक है उसकी पावर एक्स, डॉट वाई की पावर वाई, एम की पावर वाई, डॉट गैमा यानी एक्टिविटी ऑफ द नेगेटिव आइन, यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, वाई आ गया। ठीक है, देन आपके पास क्या है, एक्टिविटी एक्स एक्स वाई वाई, एम की वैल्यू क्या है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है एक्स और वाई, गैमा की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को हमने इकट्ठा करके लिख दिया एक्स प्लस वाई। ये जो गैमा आपके पास आ रहा है, दिस इज बेसिकली द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायनिक और एनायनिक स्पीशी को इकट्ठा बताता है। अगर ये मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ले रहे हैं, हम मीन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी जिससे मेजर करेगी उसको भी मीन एक्टिविटी कहेंगे, तो इट कैन बी रीराइटेड एज दैट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आपकी बुक में भी यही सारा कुछ बताया हुआ है, आप उसे भी टैली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी वर्डिंग में है, इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है।
आपको एक्टिविटी का फॉर्मूला याद कर लेना है। पेपर में कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, आप देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1:1, 1 इट इज़ द वैलेंसी, रिमेंबर दैट। और ये जो आपके पास क्या है, x, ठीक है, और क्लोरीन y। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, पहले x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर क्या आ जाएगी 1। फिर y की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि y के ऊपर पावर भी y है। m 1+1 गैमा 1+1, आंसर क्या गया m2y2 प्लस माइनस, मीन एक्टिविटी का स्केयर। इसी तरह KCl है। देन आप देखते हैं एग्जाम्पल H2SO4 वाटर में जब डिसोसिएट होगा तो कितने आइंस मिलते हैं, 2 पॉजिटिव आइंस एंड 1 सल्फेट आइंस। 2 किसकी वैल्यू है x की, 1 किसकी वैल्यू y की, तो देखो 2 का स्केयर आ गया, y का जगह 1 और 1 की पावर आ गई, ठीक है। आगे m 2+3 गैमा प्लस माइनस 2+1, 2 का स्केयर होता है 4 m3, एक्टिविटी कोफिशिएंट का 3 साइन आ गया। इन केस आपके रखे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर की वैलेंसी तो होती है 2 और सल्फेट की 2, यानी 2:2 का बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब डिसोसिएट होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, 1 कॉपर आयन 1 सल्फेट आयन, यानी 1:1 का फॉर्मूला, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, 1:1 1:1 m 1+1 गैमा प्लस माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट +1+1, फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया ये। अब इस तरह और एग्जांपल्स भी आपके पास है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे काउंटर बैलेंस करने के लिए वो -2 बनता है, तो फॉर्मूला रेशियो तो 2:1 की है ना, यूनिवेलेंट। लेकिन अगर ये डिसोसिएट होता है तो आप देखो कितने डिसोसिएशन में जाएंगे आप, ठीक है। जब डिसोसिएट होगा एक बेरियम का आयन बनेगा, ठीक है, और 2 क्लोरीन के आयन बनते हैं, ऐसे ही है ना, 2 क्लोरीन के आयन है -1 और इसके ऊपर क्या चार्ज है +2, ठीक है। 2 होंगे तो -2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई है 2, इसलिए 2 का स्केयर आया, तो आंसर बन गया 4m3y3। यही काम हमने नीचे वाले सल्फेट के साथ भी किया है, 1:2 के साथ। तो जब डिसोसिएट होगा 1 सोडियम एटम एंड आपके पास क्या आ जाएगा सल्फेट, ठीक है, 2 सोडियम एटम एंड 1 सल्फेट, चार्जेस आल्सो -2 है, तो x की जगह 2, y की जगह 1, सारी प्रॉपर्टीज के साथ ये आ गया। तो दीज आर द बेसिकली द MCQs टाइप या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको आयनिक अमीन एक्टिविटी का फॉर्मूला आना चाहिए 27m4। तो इसका मतलब अगर आपको डाटा में मोलैलिटी बता दी जाए, एक्टिविटी बता दी जाए, तो यू कैन कैलकुलेट द मीन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। दूसरा आपके पास क्या है, इन्फ्लुएंस है मिक्सचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट। क्योंकि हमने बात की डेबा हैकल थ्योरी के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो डेबा हैकल थ्योरी में एक्टिविटी को हमने देख लिया, मीन एक्टिविटी को देख लिया, अब उसका रिलेशन बनना है आयनिक स्ट्रेंथ के साथ। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली द मेजर ऑफ इफेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑल द आयंस इन द मिक्सचर। जो भी सोल्यूशन, जो भी मिक्सचर, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें उसकी मोलालिटी को मल्टीप्लाई कर दें उसके चार्जेस प्रेजेंट से और चार्जेस का स्केयर ले लें, तो उसका जो सम करके आंसर आता है इट इज टर्म्ड एज आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो आयनिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, आपके मिक्सचर में जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होती है तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ईच अदर, वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते हैं, उसको हम ये शो करते हैं कि उस कंपाउंड की आयनिक स्ट्रेंथ आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एक्टिवेटिंग एज सच जिस तरह उसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लेविस और रैंडल ने दिया था इस टर्म को यूज़ करके आयनिक स्ट्रेंथ को, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, वेरिएशन इन एक्टिविटी कोफिशिएंट, क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट बदलती ही आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से है। जैसे हमने देखा था इतने मोल्स लिए तो इतनी एक्टिविटी थी, इतने मोल्स लिया तो इतनी एक्टिविटी हो गई, डाउन करती है कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी आयनिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू हाफ समेशन एम, एम कंसनट्रेशन है, यहाँ पे सी भी वर्ड यूज हो सकता है, जी स्केयर, जी स्केयर इज द बेसिकली द चार्ज, हम सम लेते हैं, तो अगर ये देखो सम को खोलें, अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं या 3 आइंस हैं या 4 चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, उन सब का प्रोडक्ट को सम अप किया जाता है। तो डेफिनेशन में भी यही कि व्हेन द मल्टीप्लाइंग मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन को टू ईच आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और उसको बाद में हाफ से 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास आता है। अब आयनिक स्ट्रेंथ की हम एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, सोडियम वाटर में डिजोल्व हुआ तो सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव आया। हमें ये पता है कि नेगेटिव इतने सारे काउंटर आयन उसके पास पड़े होंगे, जरूरी तो नहीं सोडियम क्लोराइड का एक ही सोडियम होगा, एक ही Cl होगा, बहुत सारे सोडियम के पार्टिकल्स बीच में होंगे मुझे। तो सोडियम को सराउंड करेगा नेगेटिव चीज़, नेगेटिव को सराउंड कर लेती पॉजिटिव चीज़, ये हमें पता है, डाइसोल्यूशन मेथडोलॉजी हमने मेट्रिक में में देखी है। लेकिन वो ये कहता है आयनिक एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होती है।
तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उनके दरमियान, या आप कंसनट्रेटेड भी देख लो, जब उनके दरमियान सराउंडिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हो, इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आप ये कह सकते दे आर शील्डिंग टू ईच अदर बाय देयर आयनिक एटमोसफेयर। ठीक है, पॉजिटिव को चीज़ जो नेगेटिव काउंटर आयन आ रहे हैं, नेगेटिव के सराउंडिंग में जो पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, वो एक दूसरे को हिंडर करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो अब वो कहता है ये आयनिक एटमॉस्फेयर है। तो बेसिकली जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, उनके दरमियान क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बहुत दूर दूर होती हैं, तो हम उन्हें कहते थे वहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है, अब याद रखो जब आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी, आपस में बॉन्डिंग उनकी कम है आयंस की, तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही करंट मिलेगा फ़ौरन से अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। अगर इसी चीज़ में हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ले लें, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब वो जब फोर्सेस आपस में उनकी इतनी स्ट्रांग आ रही है, तो वो दाएं बाएं मूव तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फोर्सेस अगर म्यू की वैल्यू या आई की वैल्यू, आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्टिविटी उसकी कम होती है। ये चीज़ें हमने ऊपर एक्टिविटी में बात की थी, बस यहाँ पे वर्ड्स यूज़ डिफरेंट कर दिए। अच्छा, दूसरा आपके पास उसने कहा है कि एक चीज़ ये याद रखना कि अगर सोल्यूशन में डाइल्यूट होता है, पार्टिकल्स बड़े फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, तो उनकी आपस में कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर उनके दरमियान फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में या कौन सी चीज़ उन्हें असिस्ट करेगी, तो उस टाइम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स असिस्ट करते हैं उस केटाइन को। जब आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो सॉल्वेंट पीछे रह जाता है क्योंकि उसकी आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये सेम वही वाला डायसोल्यूशन का तरीका है कि अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो आप कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आइस में और मूव कर जाता है इलेक्ट्रोड्स की तरफ। और अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो हमारे पास, तो आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो ट्रैवल कर नहीं पाता। तो प्रोबेबिलिटी जो है चांस की इसकी तरफ बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि पॉजिटिव जब डिल्यूट सोल्यूशन होगा तो उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं कि चार्जेस बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो बड़े आराम से इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर सकते हैं, उनमें कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही। तो जो इसका फार्मूला है वो आपके पास म्यू इज इक्वल टू हाफ समेशन सी आई जेड आई, यानी आयथ वैल्यू कोई भी जहाँ तक आपकी टर्म्स जा रही हैं वो आपके पास आता है। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद है आपके पास डी बाई हक्कल थ्योरी, विच इज बेसिकली द आवर टॉपिक। बाकी टॉपिक इसलिए है कि इसके बगैर इसको गुजारा नहीं है। अच्छा जी, इन द इनफिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन की जब भी बात करेंगे तो कंसेप्ट जेन में रखो आइडियल सोल्यूशन है, जितनी अमाउंट आप डालोगे उतना ही एक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन ये काम अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, तो हमने ऊपर सारी एग्जांपल्स देखी हैं, जब जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी कभी भी यूनिटी यानी वन नहीं रहती, विच मीन्स दैट आपका जो गैमा की वैल्यू वन नहीं रहती है, वो डेविएट करती है। ठीक है, अब ये कितना डेविएट करती है ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी स्ट्रेंथ उस चीज़ की बढ़ रही है। ठीक है, डेविएशन उतनी बढ़ती है जितने स्ट्रेंथ बढ़ती है, डेविएशन का वर्ड यूज़ किया गया। तो डी बाई हैकल थ्योरी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म यूज़ की थी, डी बाई हैकल थ्योरी ऑफ डाइल्यूट आयनिक सोल्यूशन, या आप इसे कैसे डी बाई हैकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, यानी इसने एक्सप्लेन करना था कि वाई एक्टिविटी कोफिशिएंट डेविएट या हाउ मच इट डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, यानी गैमा इज इक्वल टू वन की वैल्यू से। तो कहते हैं ये थ्योरी बेसिकली जो डिपेंड कर रही है, हम बात कर रहे हैं कि क्यों डेविएशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैक्टर्स पे। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो बनना शुरू होता है तो उसके अंदर फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटर आयनिक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देर इज एन आयनिक एटमोसफेयर सराउंडिंग एन आयन, ये भी हमने पढ़ लिया। जब भी आप आयंस को डिसोसिएट करते हो उसके अंदर काउंटर आयंस आके लग जाते हैं, एक आयनिक एटमोसफेयर बनता है। आयनिक एटमोसफेयर कैरीज अ नेट चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ आयन। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव चीज़ आएगी, नेगेटिव है तो सराउंडिंग काउंटर आयंस जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर बात हम डाइल्यूशन की कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, उनके दरमियान कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, और आप कह सकते हैं जितना मॉलिक्यूल डालोगे उतना ही करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसकी एक्टिविटी वन होती है, यानी गैमा वन होता है। ठीक है, अगर वो कहता है कंसनट्रेशन आप एप्रिशिएबली बढ़ा दो, थोड़ा ज़्यादा कर दो, तो गैमा की वैल्यू वन नहीं रहती है गैमा की, और आइडियलिटी से डेविएट कर जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की, तो उसमें हम कह देते हैं इंटर आयनिक फोर्सेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डेवलप हो जाती हैं। तो इस सारी एजम्पशन के ऊपर डी बाई हक्कल थ्योरी ने एक लॉ क्रिएट किया था, जिसे उसने कहा था डी बाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। रिमेंबर दैट कि ये जो लॉ आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि लॉग एफ आई इज इक्वल टू माइनस ए जेड
आई का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, कुछ बुक्स में म्यू की जगह आई भी लिखा जा सकता है, कुछ बुक में एफ की जगह वाई भी लिखा हुआ है, गैमा लिखा हुआ है, इट्स अप टू यू जो वर्ड यूज़ करना कर सकते हो। एफ इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसमें आप लिक्विड सॉलिड और गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो सोल्यूशन बेस पे ही है, और डीबाई-हक्कल थ्योरी जो है आपके पास एक्सप्लेन की गई थी फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं उसके, और इसे डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ भी कहते हैं, या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस डी-बाई-हक्कल थ्योरी। इसकी डेरिवेशन में हमने बिल्कुल नहीं जाना, हमने इसको अप्लाई करके देखना है किस तरह एक्सप्लेन करती डेविएशन को। अब आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम इसके टर्म्स को। ठीक है, हम जो थोड़ा सा ब्रीफ देख चुके हैं कि डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ में एक रिलेशन है बेसिकली किस चीज़ का, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ का। हमने ये पैरामीटर भी देख लिया कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट कब 1 होती है कब कम होती है, आयनिक स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब इन दोनों का जब रिलेशन डेवलप करना है तो आप हमेशा याद रखो आयनिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। दैट मीन्स सारा डिपेंडेंस जो है आपके पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट का वो आयनिक स्ट्रेंथ पे है। आयनिक स्ट्रेंथ जो आई वर्ड है आपके पास डी-बाई-हक्कल थ्योरी में, ये जो आई आयनिक स्ट्रेंथ है बेसिकली आई या म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब आयनिक स्ट्रेंथ इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर। इसको हलाओगे तो गैमा की वैल्यू बदलेगी, इसको क्या कहते हैं फिक्स करते हो तो दूसरी तरफ वो वैल्यू भी फिक्स हो सकती है। तो इसका मतलब हमने फोकस आयनिक स्ट्रेंथ पे करना है, गैमा की वैल्यू तो ऑलरेडी फिर साथ निकल आएगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो खुद किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे, कि आप अमाउंट कितने ले रहे हो। तो इसमें हमने ये सारा फैक्ट आयनिक स्ट्रेंथ में देख लिया कि क्यों जब कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं तो फोर्सेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे कंडक्टेंस डेवलप नहीं हो पाती। तो इसलिए हम कहते हैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से उसकी एक्टिविटी ड्रॉप करती है, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक्टिविटी और जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसमें हम दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ को वेरी करने के दो तरीके हैं, एक है आप कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, एक है आप कंसंट्रेशन को सेम रखो, आप वैलेंसी को चेंज कर दो। यहाँ पे वैलेंसी सेम हो सकती है, जैसे 0.1 आप यहाँ पे ले सकते हो कंपाउंड, आप सब में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड। तो यू कैन सी दैट कि अगर 0.1 मोलर है तो सोडियम क्लोराइड, 0.2 सोडियम क्लोराइड, 0.3 सोडियम क्लोराइड, तीनों में आयनिक कंपाउंड सेम रखा, कंसंट्रेशन चेंज किया। तो इसका मतलब यहाँ पे आप नंबर ऑफ चार्जेस को बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप अमाउंट ऑफ सल्यूट को बढ़ा रहे हो। अगर कंसंट्रेशन सेम कर देते हैं, वैलेंसी को बदलते हैं, पहले सोडियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम +2 है, एलिमिन +3, यहाँ पे आप अमाउंट नहीं बल्कि चार्जेस को बढ़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ अमाउंट पार्टिकल्स की बढ़ रही है, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर। तो जब चार्ज किसी पे बढ़ता है या किसी भी तरीके से आप आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करते हो, तो रिमेंबर दैट आपके पास क्या होता है, जब आप इंक्रीज करते हैं किसी भी आई की वैल्यू को, आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल सेम वही वाली चीज़ है जिसमें आप पढ़ोगे कि अगर आपके पास एक कंटेनर में सिंपल से बहुत सारे केटाइन एनाइन हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं। अगर इनकी आपस की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, म्यू की वैल्यू या आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके पास कोई इतना इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल अवेलेबल नहीं है जो मूव कर सके इलेक्ट्रोड को। तो इन शॉर्ट गैमा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, सॉरी आई की वैल्यू, आयनिक स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा उतना एक्टिविटी उसकी ड्रॉप करती है। ठीक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कम होगा तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अगर गैमा की वैल्यू आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इसलिए आपको इसके आपस की फोर्सेस तोड़नी पड़ेंगी, तो इसलिए हम हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो डी-बाई-हक्कल थ्योरी भी एप्लीकेबल था कि इस कंडीशन में जब आपके पास जो लॉस थे वो क्या हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन पे आएंगे। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन है, लॉग 10 बेस पावर, कभी लिख लेते हैं या नहीं लिखते, एलओजी वाला लॉग है, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू -a z+z माइनस √i या u। ठीक है, आई डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, एज सच आई जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और गैमा इज ए डिपेंडेंट, गैमा डिपेंड्स ऑन आई। जैसे आई की वैल्यू बदलोगे गैमा की वैल्यू बदल जाएगी। ए कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके सॉल्वेंट के मीडियम पे डिपेंड करती है, अगर पानी ले रहे हो तो 0.509 इसकी वैल्यू है, z प्लस चार्ज ऑन द केटाइन, चार्ज ऑन द एनाइन। रिमेंबर दैट कि आपके पास यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो मोड में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आपसे डिजिट यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है 1 और क्लोरीन पे -1, तो आपसे पूछे केटाइन पे क्या चार्ज है, आप बोलोगे 1, नेगेटिव एनाइन पे क्या चार्ज है 1, आप उसके साइन को इग्नोर करते हो। ठीक है, अब ये मोड्स लेते हैं हम। उसके बाद आपके पास आता है ग्राफ।
जो मेन थिंग है आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जो ग्राफ है उसमें हम सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को लगा के देखेंगे। उससे पहले आपके पास एक और चीज़ है, आपके पास 2-3 तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के, आपने यूज़ किए हैं, वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ दिस वन। ठीक है, अब आपके पास क्या है, गैमा की जो वैल्यू है फॉर्मूले में लिखी हुई है वो है ये log 10 गैमा माइनस ए। अब इसमें देखो आप ये कह सकते हैं इट कैन बी यूज फॉर रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कहती हूँ ये y है, मैं कहती हूँ अगर आप चार्ज को फिक्स कर लेते, देखो अगर एक ग्राफ बनाना है तो चार्ज तो बार बार नहीं बदलेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कहती हूँ ये फिक्स है। ये वैल्यू अगर हम फिक्स करते हैं, चार्जेस अगर कोई भी कंपाउंड ले रहे हो तो बार बार सोडियम क्लोराइड है, आप उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे कर रहे हो तो आप उसके चार्जेस तो नहीं बदल रहे, तो ये वैल्यू भी फिक्स्ड हो सकती है। इट कैन बी रिटन एज m। ठीक है, और ये आपके पास x है, दैट रिप्रेजेंट दैट y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो मैथ्स में अगर हम लिखते हैं तो हम इसको अक्सर लिख देते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू बदलते जाओ, y की वैल्यू अपने आप बदलती रहेगी। ठीक है, तो m नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है आपके पास। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो, आपके पास जो भी आंसर आ रहे हैं, आपने ग्राफ प्लॉट करना है, आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लिख दो माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, स्लोप थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी और आपको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। मसला तो दोनों में कोई नहीं है, आप दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो दो रिप्रेजेंटेशन आ गई, दो फार्मूलेस लिखने के तरीके आ गए। ठीक है, अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम इन फार्मूलेस पे लगा के देखेंगे। सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्राफ, हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ सेंटर में लिया है, एक पॉजिटिव साइन से और एक नेगेटिव साइन से। जो पॉजिटिव वाला है उसकी स्लोप में क्या है, माइनस ए जेड प्लस वन जेड नेगेटिव, एक्स एज आई यहाँ नहीं लिखना, आई नीचे, वाई एक्स के लॉन्ग एक्स एक्स आगे के इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू है, माइनस लॉग गैमा प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास ए स्लॉप आ गई, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, अब हम बारी बारी इक्वेशंस को लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में रेशियो देखो +1 वैलेंसी +1। ठीक है, चार्जेस ये है ना ऊपर, तो देखो Z प्लस और Z नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस इंटू +1, 1 इंटू 1 1, पीछे क्या बच गया, a√1। फिर अगर MgCl2 लेते हैं, Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, Cl के ऊपर -1, एक Cl पे -1, तो 2:1 चार्ज हो गया। तो देखो G की जगह वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 1 A आ गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम में 3 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। अगर मैं कर लेती हूँ ऐसा कंपाउंड जिसमें +2 और -2 हो, तो 2:2, तो 2 2 4। तो देखो इस कंपाउंड में आपके पास क्या आ गया, ये सारा ग्राफ इसमें प्लॉट हो गया। अब मैं कहती हूँ कि आप प्लॉट करो इसको ग्राफ पे, तो आप देखोगे आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो ग्राफ के नीचे की तरफ आएंगी नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा। मैंने इसलिए इसको इस तरह किया ताकि मेरी स्लोप ना पॉजिटिव रहे, तब मुझे आपको समझाने में आसानी, नेगेटिव को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल। तो अब देखो अगर मैं कहती हूँ 1:1 है तो इसकी वैल्यू ग्राफ में सम हाउ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ 2:1 की एग्जांपल ली है, तो आप देख रहे हो आपकी एग्जांपल में जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, तब वैसे वैसे आपके पास इसका आंसर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, 2 3 4। तो जब आंसर बढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ से दूर जाना शुरू हो जाएगा, आई से दूर जा रहा है, वाई के करीब जा रहा है। तो 2:1 3:1 2:2 आंसर आ गए, रिप्रेजेंट दैट कि अब आपकी वैल्यू चार्ज की बढ़ रही है, तो आपके पास आंसर भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये ग्राफ जो हम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, पर असल में ये स्ट्रेट नहीं होते, इनमें कुछ डेविएशन होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि वो कभी भी स्ट्रेट बिल्कुल नहीं आता। शुरू में थोड़ा सा बेबी स्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ से आके ये तो एक्सपेक्टेड है ना कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए, बट एक्सपेक्टेड से हट के थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, सारे ग्राफ इसके ऐसे कैसे डेविएट कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम फिर कहते हैं कि आपके पास जब एक्टिविटी कंसंट्रेशन स्मॉल थी, एक्टिविटी उस वक्त कितनी थी, जितनी आपकी अमाउंट थी उतनी आ गए। ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन आपने डाली उतनी एक्टिविटी थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग हुई, सॉरी कंसंट्रेशन आपके पास आपने डाइल्यूट से ज़्यादा की तरफ आप आए, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव किए, तो आपकी एक्टिविटी ड्रॉप करेगी क्योंकि वो डेविएट की है। ठीक है, तो ये डेविएशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड जो आपके पास आते हैं। ये देखो इसमें आ गया, जितना उसने डेविएट किया हर एक ने, तो दैट मीन्स आपके पास क्या था,
अगर एक्टिव कंसंट्रेशन डाइल्यूट थी, आपकी स्ट्रेंथ भी वीक थी, आपके पास ग्राफ स्ट्रेट आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी क्या हुआ, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग हो गई। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री कोई राह ही नहीं कि वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए, इसलिए वो डेविएट कर गए। तो ये आपके पास जो बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन है वो डी बाय हक्कल थ्योरी ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, जिसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, और आपके पास क्या आया था, दिस इज द आयनिक स्ट्रेंथ, यानी उनके आपस में इंटरेक्शन जो आती है, डी बाय हक्कल थ्योरी। ये तो इसलिए वो कहता था कि ये थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल है डाइल्यूट सोल्यूशन पे, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में देखो इसके ग्राफ की वैल्यू स्ट्रेट आती है, उसके बाद ये डेविएट कर जाती है। तो हम लॉ में अक्सर पढ़ते हैं कि लॉ वो होता है जिसमें स्ट्रेट लाइंस आती हैं। अब जिसमें कब आ गए, डेविएशन आ गए, तो इट इज़, उसका मतलब ये होता है जो भी इक्वेशन आपके पास है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट हाई कंसंट्रेशन। तो उसके लिए फिर उसने कहा था कि हाई कंसंट्रेशन में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, सी इंटू आई। सी इज़ द कंसंट्रेशन, आई इज़ द जो आपके पास फैक्टर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, आयनिक स्ट्रेंथ। ये इक्वेशन तब यूज़ करनी है विच इज़ एप्लीकेबल टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मॉडिफाइड लॉ फॉर्म है। तो यही चीज़ आपको एग्जांपल्स में से भी उसने प्रूव कर दी है कि आप देखोगे 0.01 मोल सोडियम क्लोराइड के हैं, आप उसमें आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो 1/2 0.01। यहाँ पे आपके पास क्या चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 और इसके क्लोरीन पे -1, दोनों का स्केयर लिया, आंसर आ गया 0.03162। ये था, अगर इसका आप लॉग लेते हो तो उसका आंसर आता है, सारा चीज़ों को कैलकुलेट करके 0.9957। ये था, अगर इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर वाली क्वेश्चन में क्या है 0.01 मोल्स, आप आपने क्या किया, कंसनट्रेशन को बढ़ा के देखते हैं, कंपाउंड फिक्स रखते हैं, वहाँ पे 0.01 था, यहाँ पे 0.02 किया, तो कहते हैं इसने हमने सारा कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। ऊपर 0.01 था, नीचे 0.02 आंसर आ गया। ठीक है, तो कहते हैं आयनिक स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, अब गैमा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, गैमा की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके थी 0.9489, जबकि ऊपर क्या थी 0.99। माइनर चेंज बट चेंज ज़रूर आया है। इसका मतलब जितना आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतनी ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इससे रिप्रेजेंट हुआ कि हमें ये मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि जब भी कंसंट्रेशन बढ़ती है आयनिक स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाती है। आयनिक स्ट्रेंथ मतलब आयन्स की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कोई इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं होता कि मूव करके इलेक्ट्रोड की तरफ जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके या प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दी। यही चीज़ हमने एक्टिविटी में प्रूव की थी, यही चीज़ हमने आयनिक स्ट्रेंथ में भी बताया। अब वो कहता है कि इफ़ वी हैव टू मूव सच इन सच अ वे कि अगर हम कंसंट्रेशन को सेम कर दें, हम वैलेंसी को चेंज कर देते हैं, हम वैलेंसी को भी चेंज कर सकते हैं ना। तो वैलेंसी को जब चेंज किया तो उसने कहा कि आपके पास क्या हुआ, वैलेंसी चेंज करने से भी क्या हुआ, आयनिक स्ट्रेंथ तो बढ़ी ना, पहले +1 चार्ज था अब +2 चार्ज हो गया। तो जब चार्ज इंक्रीज हुआ है आयनिक स्ट्रेंथ फिर भी बढ़ेगी, पहले 0.01 थी, चार्ज बढ़ाने से 0.03 होगी, 3 टाइम्स ऑफ दैट। अब वो कहता है अगर इस चीज़ को हम गैमा की वैल्यू में देखें तो गैमा का आंसर 0.277 आया। एक ट्रमेंडेंस चेंज आया है, एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आया विच रिप्रेजेंट दैट आपने जितना मर्जी वैल्यू चार्ज की बढ़ा दो, अगर आपकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है तो आपकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, जो ये बताता है कि क्योंकि उसकी बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग हो गई है। तो जस्ट ये एग्जांपल्स हैं टू एक्सप्लेन कि आपको कैसे डील कर सकते हो, किस तरह के वैल्यूज़ आती हैं। तो ये जो अब आपकी बुक में पेजेस हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें से आपने कितना कितना करना है और कितना पढ़ना है। ये हमने डी बाय हक्कल थ्योरी के पास्टुलेट्स देख लिए, assumption दी, ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई, आप इसकी जगह गैमा भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद इसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में इसलिए एक्टिव है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट रहता है। According to this equation, activity coefficient of an ion decreases with the increasing ionic strength of solution or increasing the valency of the solution। तो हमने यही बात की कि आयनिक स्ट्रेंथ जब बढ़ती है वो दो तरह से बढ़ती है, या तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ती है या वैलेंसी बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, और जितना ये बढ़ेगी उतना ही ग्रेटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं कि जो इक्वेशन 1 है आपके पास, कौन सी इक्वेशन 1 जो हमने ड्राइव की है, दिस वन जिससे हम लेके चल रहे हैं। काफ़ी जगह पर म्यू की जगह आई भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, आई भी आयनिक स्ट्रेंथ को शो करता है, तो आप आई यूज़ करो म्यू यूज़ करो, कोई मसला नहीं। इक्वेशन 1 को टेस्टेड आप ये कह लो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तभी तो हम कहते हैं किसी भी कंपाउंड की एब्सोल्यूट एक्टिविटी नहीं होती। एब्सोल्यूट एक्टिविटी मीन्स कि जो एक्टिविटी आपने दी है ना, एग्जैक्ट उसकी एक्टिविटी बताना, जितनी अमाउंट डाली क्या एग्जैक्ट वही आ रही कि नहीं आ रही।
इसका मतलब ये है कि आयन कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन फ्री स्टेट, क्योंकि आयंस को हम फ्री स्टेट में नहीं ला सकते। इसका मतलब वही है जो मैंने कहा था, कोई ऐसा सोल्यूशन केटानिक सोल्यूशन नहीं होता, कोई एनायनिक सोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ काउंटर आयन उन्हें बैलेंस करने के लिए मौजूद होते हैं, ऑल तो ओवरऑल वो न्यूट्रल ही होता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना उसे थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। फिर उसके बाद डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ को एक्सप्लेन करना, तो हम कह सकते हैं कि द डिपार्चर ऑफ आइडियल बिहेवियर, क्योंकि डी बाई लिमिटिंग लॉ जो था उसने ये एक्सप्लेन करना ही चाहा था ना कि गैमा की वैल्यू किस तरह एक्सप्लेन कर सकती है उसकी आइडियलिटी को। गैमा की वैल्यू एक पैसा पैरामीटर है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो ये बताता है कोई कंपाउंड किस तरह आइडियलिटी से डी रियल सॉल्यूशंस की तरफ मूव करता है। तो आइडियल बिहेवियर किसी भी सॉल्यूशन के आइडियल बिहेवियर इन अ गिवन सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, द मीडियम, the valencies of the ion and is not dependent upon the chemical nature। वो नेचर उसकी केमिकली क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करती है डी बाइकल थ्योरी, ठीक है। तीसरा आपके पास पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि देखो हर एक सोल्यूशन की ए की वैल्यू अपनी अपनी होगी। अगर वाटर कॉमनली यूज़ करते हैं तो 0.509 होगी, और ये एप्लीकेशन अगर हम चाहते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक पे नहीं, स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जब वो डिसोसिएट होंगे तो ही उनके आयन एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अगर वो सेपरेट होंगे आयन से एक दूसरे से, तो ही उन पर बाकी सारी फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं। तो ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यही पॉइंट्स उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देखो नेगेटिव लॉग एफ एक्स और म्यू, आपके वो पॉइंट्स बदल के उसने एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव स्लोप को आप चाहो तो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया आप वैसे भी बता सकते हो। बस रिमेंबर दैट के ये सोल्यूशन जो है डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, किस अमाउंट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल है, वरना नहीं एप्लीकेबल। अगर आप चाहते हैं ये हायर कंसिडरेशन की तरफ मूव करके जाए तो फिर आप उसमें ये फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं सी और आई का, और इस इक्वेशन को फिर हम कहते हैं डी बाई हक्कल ब्रोंस्टेड इक्वेशन। और ये फिर आपके पास ऐसी वास्ट इक्वेशन है जो फिर सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर सकती है, चाहे वो डिल्यूट हो या नॉन डिल्यूट सोल्यूशन जो हो, यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन।